नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज जिस कक्षा की हम बात करने वाले हैं वो आपकी बहुप्रतीक्षित कक्षा है, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से, कई महीनों से आप कह लीजिए आप इंतज़ार कर रहे थे और उसी क्लास को हम यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में जो हमारी चर्चा है वो निबंध पर आधारित है, एस्से पर आधारित है। तो हम किस पे बात करने वाले हैं? निबंध लेखन पर बात करने वाले हैं। आज की जो ये पूरी की पूरी चर्चा है ये निबंध लेखन पर बात होने वाली है। और क्योंकि आप बिहार राज्य विशेष के चैनल पर आप हमें देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चर्चा है, निबंध लेखन की जो चर्चा है वो बिहार राज्य विशेष से संबंधित है। बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम से संबंधित चर्चा आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से बिहार राज्य विशेष के एग्ज़ाम में, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा में, निबंध से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से निबंध आपको हैंडल करना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएससी के पैटर्न की कि भाई निबंध हमें पढ़ना क्यों है, किस लिए पढ़ना है। क्योंकि हर राज्य विशेष में निबंध पढ़ने का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। कहीं पर क्वालिफाइंग नेचर का हो सकता है, कहीं पर एक महती भूमिका निभा सकता है। और बिहार राज्य विशेष की जब हम बात करते हैं तो निबंध यहाँ पर एक महती भूमिका निभाता है। निबंध की जब हम बात करते हैं बिहार राज्य विशेष में, बीपीएससी मेंस में यदि हम बात करें, बीपीएससी मेंस में यदि हम बात करें निबंध की, आप जानते हैं पूरा एक प्रश्न पत्र निबंध का होता है। और ये जो प्रश्न पत्र होता है बिहार की मुख्य परीक्षा में, ये जो निबंध का प्रश्न पत्र होता है ये 300 अंकों का होता है। और इन 300 अंकों को प्राप्त करने के लिए जो आपको अधिकतम समय दिया जाता है वो 3 घंटे का समय दिया जाता है। मतलब 3 घंटे में आपके पास 3 घंटे होते हैं और इसी 3 घंटे में आपको 300 अंकों का निबंध लिखना होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या भैया एक ही निबंध लिखना होता है, 2 निबंध लिखना होता है, 3 निबंध लिखना होता है? तो आपको बता दें कि आपका जो प्रश्न पत्र है बिहार राज्य विशेष में, जो निबंध का प्रश्न पत्र आता है वो 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। और ये जो 3 भाग विभाजित हैं इनमें आप कह सकते हो ए, बी और सी, ए, बी और सी 3 भागों में ये वर्गीकृत होता है। और ए और बी ये जो सेक्शन है ये तो कॉमन निबंध हैं जो आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं, हर राज्य विशेष में आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो सी सेक्शन वाला है ये बिहार से जुड़ा हुआ है। इसमें बिहार की लोकोक्तियां, मुहावरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम प्रश्न पत्र भी देखेंगे और उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रश्न पत्र हम तब देखेंगे जब पहले निबंध के बारे में एक बेसिक जानकारी हम कर लेंगे, जिससे कम से कम हम जो निबंध पूछे गए हैं उनके बारे में कुछ लिखने में, कम से कम उनको डिस्क्राइब करने में हम समर्थ हो जाएं, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो एक चीज़ ये देखने को मिला कि यहाँ पे बिहार राज्य विशेष में 300 अंकों का निबंध होता है। इसके लिए हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। हमें कुल मिलाकर तीनों सेक्शन से एक एक निबंध लिखने होते हैं। मतलब कुल मिलाकर 3 निबंध लिखने होते हैं। और इनके लिए जो शब्द सीमा आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो सीमा निर्धारित की गई है वो 700 से 800 शब्द निर्धारित किए गए। मतलब आपको जो निबंध लिखना है वो 700 से 800 शब्दों का लिखना है। तो जैसे कि अन्य राज्य विशेष में या यूपीएससी में है, आप उसी तर्ज पर समझ सकते हो कि जो निबंध लिखना है वो लगभग उतनी ही लिमिट का है। तो निबंध में कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सब में सेम ही पूछा जाता है। अब ये तो बात हो गई कि भाई हमारा जो प्रश्न पत्र है वो कितने भागों में वर्गीकृत होता है, हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें अधिकतम कितने अंकों के निबंध पूछे जाते हैं, कितने निबंध हमें लिखने होते हैं, उसको लेकर के हमें कितना समय मिलता है। अब आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि भाई निबंध जो है, बिहार में जो निबंध पूछे जा रहे हैं विशेष रूप से, इनके प्रकार क्या देखने को मिले। आप सबने प्रश्न पत्र का अध्ययन किया होगा तो आपको बता दें कि बिहार राज्य विशेष में जो निबंध हैं ये मूर्त प्रकार के भी देखने को मिल रहे हैं और
अमूर्त प्रकार के भी निबंध आपको देखने को मिल रहे हैं। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के निबंध आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कि भैया मूर्त निबंध किसको कहते हैं। मूर्त निबंध का मतलब आप आसान शब्दों में कुछ ही इस प्रकार समझ लीजिए कि जिसका इंद्रिय प्रत्यक्ष हो सके, जिसका इंद्रिय प्रत्यक्ष हो सके। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, आप जानते हैं जब इंद्रियों की बात की जाती है तो 5 इंद्रियों की बात आती है। इनमें कौन कौन से आते हैं, इन 5 इंद्रियों में आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। कहने का मतलब है कि इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस विषय वस्तु के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में हम समझ सकें उसको हम बोलेंगे मूर्त निबंध। और इस प्रकार के निबंधों में यदि हम बात करें कि कौन कौन से निबंध, किस प्रकार के निबंध शामिल होते हैं, तो जैसे सामाजिक निबंध हो गया कोई, ठीक है, जैसे राजनैतिक निबंध आपके हो गए, ठीक है, सामाजिक निबंध, राजनैतिक निबंध। इसके साथ साथ इसी में पर्यावरणीय निबंध जो आते हैं, ठीक है, पर्यावरणीय निबंध इसी में आते हैं। भूगोल विषय पर आधारित जो निबंध होते हैं वो भी इसी में आते हैं। अर्थव्यवस्था पर आधारित जो निबंध होते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो इसको आप बोलते हो मूर्त निबंध, जिनका इंद्रिय प्रत्यक्ष हो सके। अमूर्त निबंध की हम बात जब करते हैं तो ऐसे विषय निबंध यदि किसी ऐसे विषय पर पूछा जा रहा है जिसका इंद्रिय प्रत्यक्ष ना हो सके, मतलब हम उस विषय को आँख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा से ना समझ पाए, तो उसको हम बोलते हैं अमूर्त निबंध। और अमूर्त निबंध जो होते हैं, याद रखिएगा, ये केवल विचार के विषय होते हैं, केवल विचार के विषय होते हैं, याद रखिएगा, केवल विचार के विषय होते हैं। तो ये जो अमूर्त निबंध होते हैं ये केवल और केवल विचार के विषय होते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें, जैसे हम कोई बात करें चाँद के पार, आपने सुना होगा ना, चाँद के पार चलो, तो ये भैया जो चाँद के पार की बात की जा रही है ये अमूर्त विषय है, ये अमूर्त विषय है, क्योंकि चाँद के पार का हम अनुभव अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो विषय होते हैं वहाँ पे अमूर्त विषय की अमूर्त निबंध उसको कहते हैं। जैसे गांधीवाद, उदाहरण के रूप में गांधीवाद, गांधीवाद आपने पढ़ा होगा ना, मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा ना, मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेनिनवाद बोला जाता है। तो ये जैसे गांधीवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, ये सब क्या है, ये अमूर्त विषय है। जबकि यदि गांधी के बारे में कोई निबंध, गांधी के आप कह सकते हो गांधी पर कोई निबंध आ गया तो वो क्या होगा, वो मूर्त निबंध होगा। मार्क्स पर कोई निबंध पूछा गया तो वो मूर्त निबंध होगा। जबकि गांधीवाद, मार्क्सवाद पे यदि पूछा जाता है तो ये अमूर्त विषय हैं, ये आपको समझना है, क्योंकि ये विचार प्रधान होते हैं, इनमें कल्पना हावी होती है और ये दार्शनिक निबंध होते हैं, जिनको अमूर्त श्रेणी में रखा जाता है या अमूर्त श्रेणी कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ पूछा गया एक प्रश्न था, इसी बार पूछा गया है ये, कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें। क्या बोला गया है, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। ये जो विषय है, इस निबंध का जो विषय है ये अमूर्त विषय है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, कर्तव्य की बात, कर्तव्य पालन की बात की जा रही है, ठीक है, कर्म निष्क्रियता की बात की जा रही है, तो ये अमूर्त विषय है। मूर्त विषयों में यदि हम बात करें, जैसे कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, ये एक मूर्त विषय है। इसको यदि आप देखोगे तो इसको मूर्त कैटेगरी में आप रखोगे, क्योंकि कोविड के बाद बहुत बड़े परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं और उसको आप महसूस कर रहे हो, उसको आप देख रहे हो, तो इसको मूर्त विषय में रखा जाएगा। जैसे इंटरनेट से जुड़ा एक निबंध पूछा गया था, इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है, तो ये मूर्त भी है, अमूर्त भी है, लेकिन ज़्यादा मूर्त कैटेगरी में ये आता है। तो इस प्रकार के जो निबंध हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मूर्त विषय हैं, कौन से अमूर्त विषय हैं।
आज के समय में ज़्यादातर जो निबंध पूछे जा रहे हैं वो अमूर्त विषयों पर निबंध पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अमूर्त विषयों के जो निबंध होते हैं उनको लिखने में कठिनाई होती है। यदि आप शब्द का भाव नहीं समझ रहे हो, यदि आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी नहीं है, तो आप उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाओगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बोला कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। अब इसमें ज़्यादातर लोग जो कभी पढ़े नहीं होंगे इन चीज़ों के बारे में, ये क्योंकि दर्शन से कुछ जुड़ रहा है, तो नहीं समझ में आएगा कि इसमें लिखना क्या है। उनकी जो कलम है ना, वो एक ही 2 पंक्ति आगे बढ़ पाएगी, उसके बाद रुक जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब रेगुलर लगातार आप इस सेशन से बने रहोगे, प्रतिदिन सीखने का प्रयास करोगे, जो आपको यहाँ पे होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करोगे, तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। आज का जो सेशन है एक बेसिक सेशन है, आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ सेशन है, तो इसको समझने का प्रयास करना है। और इसके बाद से जब आपको निरंतर कक्षाएं मिलेंगी तो 8 से 10 कक्षा में हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हम अपने राज्य विशेष के ही निबंधों को नहीं, बल्कि यूपीएससी का भी यदि कोई निबंध है तो उसको भी समझने में, लिखने में हम सक्षम रहेंगे। तो इतनी जानकारी आपने देख लिया कि भाई बिहार राज्य विशेष में जो निबंध पूछे जा रहे हैं वो 2 प्रकार की, 2 कैटेगरी उनकी है, मूर्त विषय और अमूर्त विषय। अब जिनको मूर्त और अमूर्त में अभी भी कन्फ्यूजन है तो परेशान नहीं होना है, उनके लिए आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे यदि हम विषयों की बात कर लें कि किन मुद्दों पर निबंध पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम मूर्त अमूर्त में नहीं बात करेंगे, थोड़ा आसान शब्दों में बात करेंगे जिससे अन्य लोगों को भी समझ में आए जो समझने में अभी सक्षम नहीं है। जैसे सबसे पहले जो निबंध पूछे जा रहे हैं, कहीं राज्य विशेष में हो या यूपीएससी में हो, ठीक है, क्योंकि निबंध तो टॉपिक वही रहेंगे। ये विशेष रूप से जैसे राजनैतिक एवं प्रशासनिक विषयों पर निबंध पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार होता है अमूर्त के अलावा वो है राजनैतिक। ये मूर्त विषयों पे हम बात कर रहे हैं, राजनैतिक एवं प्रशासनिक, ठीक है। राजनैतिक एवं प्रशासनिक मुद्दे पर जो निबंध पूछे जाते हैं, जैसे लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, ठीक है, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका हो गई, नक्सलवाद हो गया, आरक्षण हो गया, ये सब जो मुद्दे हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं, राजनैतिक एवं प्रशासनिक मुद्दे। इसी प्रकार से कुछ निबंध ऐसे पूछे जाते हैं जो आर्थिक विषयों पर पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रकार जो देखने को मिलता है वह है आर्थिक विषयों पर पूछे जाने वाले निबंध। आर्थिक विषयों पर पूछे जाने वाले निबंधों में जब हम बात करते हैं, जैसे जनसांख्यिकीय लाभांश पे यदि कोई निबंध आ गया, ठीक है, या दूसरे संदर्भों में यदि हम बात करें समावेशी विकास पर कोई निबंध आ गया, तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद आप जानते हैं पर्यावरणीय और भौगोलिक विषयों पर आजकल निबंध पूछे जा रहे हैं। पर्यावरणीय एवं भौगोलिक विषय, पर्यावरणीय एवं भौगोलिक विषयों पर आजकल निबंध पूछे जा रहे हैं। और पर्यावरणीय या भौगोलिक विषयों में हम बात करें, जैसे सबसे ज्वलंत मुद्दा है प्रदूषण। प्रदूषण से आप जान रहे होंगे कि लगातार निबंध पूछे जा रहे हैं। प्रदूषण के बाद आप देख रहे होंगे संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन पे निबंध पूछे जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन पर निबंध पूछे जा रहे हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये आती है पर्यावरणीय एवं भौगोलिक विषयों पर आधारित निबंध। पर्यावरणीय एवं भौगोलिक विषयों पर आधारित निबंधों के बाद यदि हम बात करें तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक विषयों पर पूछे गए निबंध होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक, ये नोट नहीं करना है आपको, ठीक है, ये नोट नहीं करना है कुछ भी, ये सिर्फ समझना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक विषयों पर पूछे गए निबंध होते हैं, जैसे भूमंडलीकरण पे हो गया, आधुनिक विदेश नीति पर हो गया, ठीक है। कोई ऐसी, जैसे अभी जानते हैं आप पैंडेमिक आया था, तो इस प्रकार से कुछ पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हो कि यह भी एक टॉपिक है जहां से निबंध पूछे जाते हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि आजकल साइंस टेक की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, और तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए निबंध भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे इंटरनेट की निजता पर बात आती है कि इंटरनेट पर और निजता पर सवाल,
जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आती है और जैसे अन्य प्रौद्योगिकियों से जुड़े हुए निबंध आपको देखने को मिलते हैं जो चर्चित मुद्दे हैं। इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय भी होते हैं। ठीक है, अगला आपको देखने को मिलता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, जानते हैं आप। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों की जब हम बात करते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, जैसे स्त्री विमर्श, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां से निबंध पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्ष भर ये विवाद के विषय बने रहते हैं, चर्चा में रहने वाले ये प्रमुख विषय हैं। इसी के बाद फिर यदि हम बात करें तो महापुरुषों के व्यक्तित्व से जुड़े हुए निबंध भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बोला गांधी से जुड़ा हुआ निबंध, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ निबंध, जैसे भीमराव अंबेडकर के साथ साथ आप जानते होंगे चाहे गांधी हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, इसके बाद आपको देखने को मिलता होगा बुद्ध हो गए, टैगोर हो गए, विवेकानंद जी हो गए, इनसे जुड़े हुए, इनके विषयों पर जुड़े हुए निबंध भी आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक विषय है। तो ये हो गए निबंध के प्रकार कि निबंध भाई किन किन विषयों पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे सिर्फ हमें ये देखना है कि कवर क्या क्या करना है। तो ये जो सारे विषय हैं, इन सभी विषयों को हमें अपने निबंधों में कवर करना है। अब बात आती है निबंध की कि भैया निबंध होता क्या है। तो आइए समझते हैं निबंध है क्या। ठीक है, एक निबंध है क्या। ठीक है, निबंध है क्या यदि हम बात करें निबंध के बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दें, जब आप निबंध की बात करते हो, जब आप ऐसे की बात करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि निबंध क्या है। निबंध एक विधा है। निबंध क्या है? निबंध एक विधा है। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया विधा क्या होती है। तो विधा का अर्थ विशेष रूप से कला हो गया, साहित्य हो गया, कला साहित्य या संगीत हो गया आपका। इनकी जो कुछ विशेष, आप कह सकते हो कि कला साहित्य और संगीत की जो कुछ विशेष शैलियां हैं, उन्हीं को आप विधा के रूप में देखते हो। तो निबंध विशेष रूप से एक विधा के रूप में है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, आप जानते हैं कहानी हो गया, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख आदि जो है ये क्या हैं? ये विभिन्न विधाओं के उदाहरण हैं। ये आपको समझना है। अब आगे हमें बढ़ना है। जैसे जब निबंध की बात आती है, निबंध की बात आती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई निबंध की शुरुआत कब हुई। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि निबंध की जो शुरुआत हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो निबंध की शुरुआत हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है, ये आपको जानना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो आज हम निबंध लिखते हैं वो संस्कृत भाषा के उस प्राचीन निबंध से अलग है, क्योंकि आज जो हम निबंध लिखते हैं वो हम एस्से, ठीक है, एस्से शब्द को लेकर के लिखते हैं। और एस्से शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये निबंध से एकदम अलग है। उस प्राचीन जो जिसके सोर्स हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, हमारे संस्कृत साहित्य में मिलते हैं, उससे अलग देखने को मिलता है। माना ऐसा जाता है कि आधुनिक समय में जो आप निबंध विधा देखते हो, इसकी जो शुरुआत है ये देखने को मिलती थी 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती थी। कहाँ से? यूरोप से देखने को मिलती थी। दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पर आते हैं, दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक का नाम आता है मानतेन। इनको रटना नहीं, इनको जानना नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति का नाम है मानतेन और दूसरे व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस बेकन। ठीक है, तो बेकन और मानतेन से कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हुई, आधुनिक जो निबंध है इसकी शुरुआत मानतेन और बेकर द्वारा की गई। सर्वप्रथम मानतेन ने इसको आगे बढ़ाया और मानतेन ने जो निबंध लिखे वो विशेष रूप से कल्पना प्रधान निबंध हुआ करते थे, भावपरक निबंध हुआ करते थे, आत्मनिष्ठ निबंध हुआ करते थे और अनियंत्रित निबंध हुआ करते थे। किस प्रकार के इनके निबंध थे? इनके निबंध कल्पना प्रधान थे, कल्पना प्रधान हुआ करते थे, आत्मनिष्ठ हुआ करते थे, अनियंत्रित हुआ करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ मनमौजी प्रकृति के हुआ करते थे।
प्रारंभ में कुछ वर्षों तक ये चलता रहा। लोगों ने ये माना, विश्व ने माना कि जो मानतेन बता रहे हैं वही निबंध है। लेकिन बाद में एक नाम आता है फ्रांसिस बेकन का। जब फ्रांसिस बेकन का नाम आता है तो इन्होंने जो निबंध की जो शैली अभी तक चली आ रही थी, जिसकी शुरुआत मानतेन द्वारा की गई थी, उसमें कुछ बदलाव किए। इन्होंने क्या किया कि जब निबंध लेखन शुरू किया तो इन्होंने विचार प्रधान निबंधों को लिखना शुरू किया। विचार प्रधान निबंधों के साथ इन्होंने क्या किया कि जो भी निबंध इन्होंने लिखे वो वैज्ञानिक निबंध लिखे। वैज्ञानिक निबंध इन्होंने लिखे। इनके निबंध विश्लेषणात्मक हुआ करते थे। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता था कि इनके निबंधों में प्रमुखता से विचार प्रधान हुआ करते थे, मतलब इनके निबंध विचार प्रधान हुआ करते थे। ये लगातार चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। और फिर जब बात आती है हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य के जो आधुनिक, जो आप आज का जो निबंध देखते हो हिंदी साहित्य का, इसकी जब शुरुआत हुई तो इसमें भी दो लोगों का नाम आता है। एक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन कौन से नाम आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। अब इनमें से जो प्रताप नारायण मिश्र थे, यदि हम बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र के बारे में याद रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, ये दोनों के दोनों जो है किस विचारधारा से प्रभावित थे, किस प्रकार के निबंध लिखते थे? तो ये दोनों के दोनों मानतेन के विचारधारा से प्रभावित थे। मतलब प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हुआ करते थे, ये कल्पना प्रधान निबंध हुआ करते थे, ये आत्मनिष्ठ निबंध हुआ करते थे और ये अनियंत्रित निबंध हुआ करते थे। बाद में हिंदी साहित्य में जब आप बात करते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, ठीक है, प्रेमचंद्र जी हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र हुए। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र जैसे लोग इसमें निकल कर आए, ऐसे लेखक निकल के आए, तो इन्होंने क्या किया? बेकन की विचारधारा को आगे बढ़ाया। मतलब इनके द्वारा जो निबंध लिखे गए वो वैज्ञानिक निबंध लिखे गए, वैज्ञानिक विषयों पर विचार प्रधान निबंध लिखे गए, विश्लेषणात्मक निबंध की श्रृंखला को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो जिस प्रकार से वैश्विक संदर्भ में मानतेन और बेकन ने एस्से को लेकर, निबंध को लेकर काम किया, जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो यहाँ पर भी जो हमारे लेखक थे, जैसे प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने मानतेन की विचारधारा को आगे बढ़ाया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद्र जैसे लेखकों ने जो है वो बेकन की विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई निबंध क्यों जरूरी है, निबंध परीक्षाओं में दिया क्यों जाता है, हर राज्य विशेष निबंध को क्यों जोड़ देता है। चाहे किसी भी स्टेट की आप तैयारी करते हैं, निबंध क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, निबंध क्यों महत्वपूर्ण है, हमें निबंध क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। निबंध क्यों महत्वपूर्ण है? निबंध इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे अभी आपने देखा कि निबंध प्रारंभ में दो विचार, एक कल्पना प्रधान निबंध होता था, एक विचार प्रधान निबंध होता था। सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि आज ज़्यादातर फोकस किस पे किया जाए। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता, परीक्षा की मांग क्या है, तो विशेष रूप से जो देखा जाता है वो ज़्यादातर फोकस होता है विचार प्रधान निबंधों पर, विश्लेषणात्मक निबंधों पर, वैज्ञानिक निबंधों पर ज़्यादा फोकस होता है। अब बात आती है कि निबंध क्यों रखा जाता है, कैसे निबंध रखने वाले जो लोग हैं, निबंध लिखने वाले जो लोग हैं, उनको कैसे एग्जामिन करता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि निबंध जो है ये व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। तो निबंध क्या देता है? ये व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है, ठीक है।
ठीक है। व्यक्तित्व के बारे में ये जानकारी देता है। तो निबंध क्या है? निबंध सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। किसके व्यक्तित्व के बारे में? लिखने वाले के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए यह पेपर, इसीलिए यह सेक्शन परीक्षा में छात्र के रैंक में, उसके परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाता है। क्योंकि जब हम प्रश्न की बात करते हैं, जब हम जीएस के पेपर की बात करते हैं, वहाँ पे किसी भी छात्र के व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो पाती है। क्योंकि जीएस के जो विषय हैं वो इस प्रकार के विषय नहीं होते कि वहाँ पे कोई भी छात्र स्वयं से अपने विचारों को वहाँ पे लिख सके, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके। लेकिन जब निबंध की बात आती है तो निबंध में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, और यही चीज़ें हैं जो निर्णायक भूमिका में होती हैं। और आज के समय में चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो कोई राज्य विशेष हो, निबंध का जो पेपर है बच्चे के सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप बात करते हैं निबंध की, तो आपको देखने को मिलता है कि निबंध का जो केंद्रीय पक्ष होता है, इसका जो केंद्रीय पक्ष आपको देखने को मिलता है, इसका केंद्रीय पक्ष होता है लेखक का व्यक्तित्व। और लेखक का व्यक्तित्व जब पता चल जाता है तो उससे यह भी पता चल जाता है कि भाई ये जो छात्र है ये संबंधित परीक्षा में पास, जब परीक्षा को ये क्वालिफाई करेगा, जब ये सेवा में जाएगा, तो क्या ये अपना 100% दे पाएगा? क्या ये जिस सरकार की जो सोच है, सरकार की जो विचारधारा है, क्या उस दिशा में ये सहयोग कर पाएगा? तो निबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से यूपीएससी में जीएस 4 जो पेपर है उसका भी योगदान है। क्योंकि यहाँ पे जो लेखक का व्यक्तित्व है वो भावनाओं के रूप में व्यक्त होता है। लेखक का जो व्यक्तित्व है वो विचारों के साथ कॉपी पर एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है ये, और इसका वेटेज जितना हो निश्चित तौर पे वो उतना अच्छा कह सकते हैं कि जब एग्जामिनर देखेगा तो निश्चित तौर पे वो बेहतर कैंडिडेट को चुन पाएगा। तो निबंध ज़रूरी है कि एक दिन से नहीं आएगा, इसमें साथ साथ ज़रूरी है कि रेगुलर अभ्यास करेंगे तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा से प्रभावित अवश्य होता है, ठीक है। लेकिन जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें मध्यम मार्गी होना पड़ता है, मध्यम मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है, चाहे हम किसी भी विचारधारा से हों। क्योंकि यदि हम किसी विशेष विचारधारा के में बहते चले गए तब जाके हमारी जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो निबंध में यह भी देखने को मिलता है कि निबंध जो विषय है यह एक ऐसा विषय है जहाँ पर लेखक का जो व्यक्तित्व होता है, जैसे मैंने बोला कि केंद्रीय पक्ष जो है वो लेखक का व्यक्तित्व होता है, और यह लेखक का व्यक्तित्व निबंध के प्रारंभ से लेकर के निबंध के अंत तक लगातार साथ साथ रहता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विशेष रूप से जब विचार प्रबंध आधारित जो निबंध होते हैं, विचार प्रधान जो निबंध होते हैं, ऐसे निबंधों में तो आपको देखने को मिलता है कि निबंध पढ़ने मात्र से आप आकलन कर सकते हैं कि जो छात्र है, जिसकी कॉपी आप पढ़ रहे हो, जिसका निबंध आप पढ़ रहे हो, उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। तो यह आपके लिए समझने की ज़रूरत है। कई बार निबंध ऐसे भी होते हैं जो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, और जब कल्पनाओं पर आधारित हम निबंधों की बात करते हैं तो वहाँ पे निश्चित तौर पे जो कल्पनाएं होती हैं ना, जब आप कोई कल्पना भी करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप अपने आप को रख कर कल्पना करते हो। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है, क्योंकि जब कल्पना भी आप करते हो ना तो वहाँ पर भी जो केंद्रीय पक्ष होता है वो लेखक का व्यक्तित्व ही होता है। क्योंकि जब आप कल्पना कोई भी करते हो तो वहाँ पर आप अपने आप को रख कर कल्पना करते हो। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि चाँद पर जीवन। अब चाँद पर जीवन की जब आप बात करते हो ना, एक कल्पना करते हो आप, और जब कल्पना करते हो ना तो वहाँ पर भी आप अपने आप को रख कर कल्पना करते हो। तो कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है कि निबंध जो है उसमें आपका व्यक्तित्व जो है ना वो झलकता है। जब आप निबंध लिखते हो तो वहाँ पे आपके व्यक्तित्व की जो पहचान है ना वो सही तरीके से हो पाती है। इसलिए याद रखना है कि जैसे मैंने बोला कि निबंध का केंद्रीय जो तत्व है वो लेखक का व्यक्तित्व है, क्योंकि विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं की भूमि पर वह स्वयं खड़ा रहता है। ठीक है, चाहे वो विचार प्रधान निबंध हो तो विचारों के रूप में वहाँ पे वो स्वयं है,
कल्पना प्रधान निबंध है तो कल्पनाओं में भी वो स्वयं को खड़ा देखता है, स्वयं को महसूस करता है। तो ये जो निबंध है ना, ये एक आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष के संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी बहुत ही कम समय में हमें मिल जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करना हो तो उसके परीक्षण के लिए सबसे आसान, व्यक्तित्व का परीक्षण करना है तो सबसे आसान है कि कोई उसको कोई निबंध दे दिया जाए, चाहे वो विचार प्रधान हो चाहे वो कल्पना प्रधान हो, तो निश्चित तौर पे उसके व्यक्तित्व का आप आकलन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे जब हम बात करते हैं निबंध की तो 4 प्रकार के हम निबंध देखते हैं, ठीक है। निबंध के प्रकार की यदि हम बात करें, निबंध के प्रकार, ठीक है। निबंध के प्रकार की जब बात करते हैं तो इनको 4 प्रकारों में बांटा जाता है। 4 प्रकारों में इनको बांटा जाता है। पहला जो प्रकार देखने को मिलता है निबंध का, उसको बोलते हैं वर्णनात्मक निबंध। ठीक है, वर्णनात्मक निबंध। अब इसको ऐसे ही याद कर लेना, इसको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा, कल्पनात्मक निबंध। और जब आप निबंध अभ्यास करते हो ना तो आपका जीएस जो है ना कहीं बेटर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है विचार प्रधान। विचार प्रधान। और अगला जो देखने को मिलता है वो हो गया अमूर्त निबंध की कैटेगरी, ठीक है, अमूर्त निबंध। तो निबंध की ये कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। वर्णनात्मक निबंध, कल्पनात्मक निबंध, विचार प्रधान निबंध और अमूर्त निबंध, 4 प्रकार के निबंध सामान्य तौर पे देखे जाते हैं। निबंध की जो कैटेगरी है, निबंध का जो वर्गीकरण है, इन्हीं 4 प्रकार से किया जाता है। अब इनमें से जैसे वर्णनात्मक निबंध हो गया, कल्पनात्मक निबंध हो गया, इस प्रकार के निबंध को हमने खूब स्कूली दिनों में लिखा है, सबने लिखा है। स्कूली दिनों में हमने खूब निबंध लिखा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो स्कूलों में हम अक्सर निबंध लिखते थे, मेला पर लिखते थे, स्कूल पर लिखते थे, ठीक है, गाय पर लिखते थे, अध्यापक पर लिखते थे। तो इस प्रकार के जो निबंध होते थे वो वर्णनात्मक निबंध होते थे, जिनमें हम संबंधित विषय के बारे में डिटेल से वर्णन करते थे। कल्पनात्मक निबंधों की बात करें तो कल्पनात्मक निबंध भी होता था यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, यदि मैं कक्षा का मॉनिटर होता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता। इस प्रकार के जो निबंध होते थे उनको रखा जाता था कल्पनात्मक निबंध, क्योंकि इसमें आप कल्पना करते हो कि यदि मैं होता तो मैं क्या करता, ठीक है। तो इस प्रकार के जो निबंध थे उसको हमने खूब अध्ययन किया है, लिखा है, और वो अब हमारे काम के नहीं है, ठीक है। आज के समय में जो हमें ज़रूरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो आता है अमूर्त निबंध। लेकिन उससे पहले हम विचार प्रधान निबंध को भी हम समझ लेते हैं। विचार प्रधान निबंध की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि क्योंकि स्कूली दिनों में हमने क्या किया, वर्णनात्मक निबंध, कल्पनात्मक निबंध, क्योंकि उस समय कि हम आप कह सकते हो बाल्यावस्था में होते थे और जो मस्तिष्क हमारा होता था वो कम विकसित होता था। जैसे जैसे स्कूल से हम कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज से फिर हम विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पहुँचे, तो हमारा मस्तिष्क क्या है वो डेवलप होता चरणबद्ध तरीके से चला गया। अब ऐसे में जो हम निबंध स्नातक में हमने लिखा होगा वो लिखा होगा विचार प्रधान निबंध। और विचार प्रधान निबंध आज भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपसे पूछ लिया जाए रेलवे का निजीकरण, ठीक है, रेलवे का निजीकरण। दूसरा प्रमुख चर्चित मुद्दा जो इन दिनों है, ठीक है, लैटरल एंट्री, लैटरल एंट्री। आप जानते हैं कि लैटरल एंट्री इस समय फिर से इसकी वैकेंसी निकली है, आप चाहें तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैटरल एंट्री हो गया, रेलवे का निजीकरण हो गया, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो गया, महारत्न कंपनियों का निजीकरण हो गया। इस प्रकार से जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज के,
ठीक है, शिक्षा का निजीकरण हो गया। ये किस में आते हैं? विचार प्रधान निबंधों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विचार करना होता है, आपको अपने थॉट प्रोसेस से ये जानकारी देना होता है, एक तार्किक विश्लेषण यहाँ पे करना होता है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि संबंधित तथ्यों के बारे में आपको फैक्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी हो, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, आज के समय में इस प्रकार के निबंध भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात आती है अमूर्त निबंध की। अमूर्त निबंध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आजकल हर जगह, चाहे वो यूपीएससी की बात करें या किसी राज्य विशेष की बात करें, अमूर्त विषयों पर आजकल ज़्यादा निबंध पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक परीक्षा में लगभग अमूर्त विषयों का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, अमूर्त विषयों का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए सबसे अच्छे से हमें जो फोकस करना है वो अमूर्त विषयों वाले निबंधों पर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि भाई निबंध के प्रकार कौन कौन से थे, निबंध के प्रकार को हमने समझ लिया। अब बात आती है कि निबंध लेखन की प्रक्रिया। आइए निबंध लेखन की प्रक्रिया को समझते हैं। निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है ये भी कुछ उसी प्रकार से है जैसे उत्तर लेखन की प्रक्रिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें समान हैं। आइए देखते हैं कौन से समान हैं। निबंध लेखन, इसको नोट नहीं करना है, इसको मस्तिष्क में बैठाने की जरूरत है कि प्रक्रिया, निबंध लेखन की प्रक्रिया। आइए देख लेते हैं निबंध लेखन की प्रक्रिया को। निबंध लेखन की जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं, आपने उत्तर लेखन की प्रक्रिया में किस प्रकार से आपने उत्तर लेखन किया था? उत्तर लेखन की क्या प्रक्रिया थी? उत्तर लेखन की प्रक्रिया में हमारा काम क्या होता था? सबसे पहले हम प्रश्न को कई बार पढ़ते थे। पहला काम तो यही होता था ना, प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न को हम तब तक पढ़ते थे जब तक इस प्रश्न से हमें कीवर्ड कोई ना निकल कर आ जाए। मतलब सबसे पहला फोकस होता था कि प्रश्न को पढ़ो, समझो और यहाँ से जो कीवर्ड निकले उसको निकालना है। दूसरा काम हमारा क्या होता था? कीवर्ड निकल गए, कीवर्ड को हमने अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद हमारा काम होता था कि जो प्रश्न है, जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, मतलब एक उसका हम फ्रेमवर्क बनाते थे, आंसर फ्रेम एक बनाते थे ना कि किस प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, तो जब निबंध की हम बात करते हैं तो निबंध में भी कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है? सबसे पहली बात कि जब निबंध हम देखते हैं तो यहाँ पर भी प्रश्न को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यदि सेक्शन ए में 5 प्रश्न दिए गए हैं तो हमें 5 प्रश्न को सबसे पहले खूब अच्छे से पढ़ना। जरूरी नहीं कि एक हमने पढ़ा और वो हमें कुछ समझ में आ रहा है हम लिखने बैठ जाओ। हो सकता है कि जो दूसरा या तीसरा पूछा गया हो उसको आप और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। तो जरूरी है कि सबसे पहले प्रश्न पर समय देना है। अगले 10 मिनट पेपर मिलने के बाद 10 से 15 मिनट का समय आप प्रश्न को पढ़ने पर दे सकते हो। सही कंटेंट किस पर आप अच्छा लिख सकते हो उसको कैच करने के लिए इतना समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉपी मिली तुरंत लिखना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर है। सबसे पहले हमें क्या है कि जब हमें प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रश्न को हमें खूब ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या करना होता है, जैसे मैंने बोला कि कीवर्ड हमें समझना होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें निबंध में तो यहाँ भी कीवर्ड होते हैं। तो निबंध में क्या पूछा जा रहा है, उसका विषय क्या है, ठीक है, उसको समझने की हमें ज़रूरत होती है। तो पेपर मिला, सबसे पहले प्रश्न हमने देखा, प्रश्न जो हमने चूज किया, उसके बाद उस पर हमें फोकस करना है अगले 5 मिनट कि भाई प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, उसको हम सही तरीके से उसके विषय को समझ सकें। और जब हमने विषय समझ लिया तो याद रखना है हमें कि विषय यदि हमें समझ में आ गया, ठीक है, यदि 2 चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रश्न पढ़ा तो 2 चीज़ें होंगी, या तो विषय समझ में आएगा या तो विषय समझ में नहीं आएगा। यदि विषय समझ में आ गया, यदि विषय समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रफ पेज पे चले जाएंगे और एक फ्रेम बनाएंगे कि किस प्रकार से हमें अपने एस्से को लिखना है। एक आप कह सकते हो कि एक फ्रेम बनाएंगे कि किन चीज़ों को, कौन कौन से पॉइंट हमारे में होने चाहिए, प्रस्तावना कितनी लिखनी है, निष्कर्ष कितना लिखना है, मुख्य भाग में कितनी चीज़ें लिखनी है। तो एक हम आंसर फ्रेम जैसे हम बनाते थे उसी प्रकार से एक एस्से का फ्रेम बनाएंगे रफ पेज पे जाके कि अपने एस्से में इतनी चीज़ों को हमें समाहित करना है।
ठीक है। अब यदि हमने सब कुछ देख लिया, विषय हमें समझ में आ गया, हम जाके रफ पेज में हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इस एस्से में हमें मुख्य भाग को कम से कम 3 भागों में, मुख्य भाग जो है उसको 3 पार्ट में, 4 पार्ट में बांट के ये 10 पॉइंट लिखने हैं, प्रस्तावना लिखनी है, निष्कर्ष में ये चीज़ें लिखनी, सारी क्लियर हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे, एक बार फिर से प्रश्न को समझेंगे, और यदि लगता है कि जो हमने पॉइंट लिखा है उसमें कहीं पे कुछ कमी है, सुधार करेंगे, नहीं कमी है तो फिर हम उस आधार पे लिखना शुरू कर देंगे। अब बात आती है कि यदि भैया विषय हमें ना समझ में आए तब हमें क्या करना है। मान लीजिए यदि हमें विषय नहीं समझ में आता है तब हम क्या करेंगे। विषय नहीं समझ में आता है तो इसके लिए जैसे एक रैंडम थिंकिंग होती है कि मान लीजिए यदि आपको विषय नहीं समझ में आया, निबंध का विषय नहीं समझ में आया, तो आप ये 4 से 5 वाक्य लिखोगे रफ पेज पे। क्या, कब, कहां, ये चीज आंसर राइटिंग में भी आप करते हो तो कुछ नया नहीं है। क्या, कब, कहां, कैसे, कौन। ठीक है। तो ये शब्द आपको लिखना है, और जब ये शब्द आप लिखोगे ना तो जो आपका विषय है, मान लीजिए कोई भी निबंध आपने चूज किया कि हमें यही निबंध लिखना है, फिर आपको अपने उस निबंध को ना इसी पॉइंट के साथ साथ सोचना है। ठीक है। इसी पॉइंट के साथ साथ सोचना है, और जो जो निकल के आए यहाँ से उसको उसी रफ पेज पे, क्योंकि रफ पेज आपके एस्से में दिया होता है, ठीक है, कॉपी में, तो उसी रफ पेज पर इसको नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर क्या करना है। मान लीजिए यदि हमें समझ में आ गया तो हमने सारी चीज़ें एक बना लिया, एक आउटलेट तैयार कर लिया कि इस आधार पे लिखना है। नहीं समझ में आया तो हमने इस पॉइंट के आधार पे कुछ पॉइंट निकाले। अब क्या करना है, अब हमें लिखनी होती है प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा, एस्से की जब हम बात करते हैं ना तो एस्से में मेरी समझ से सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है ना वो प्रस्तावना की होती है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर होगा वो प्रस्तावना को जरूर पढ़ता है। तो प्रस्तावना इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि वो एग्जामिनर को बांध सके। ठीक है। क्योंकि जितनी अच्छी प्रस्तावना लिखोगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो प्रस्तावना बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और जितने शब्द में लिखने हैं उसके कम से कम 8 से 10% शब्द इस प्रस्तावना में आपको देने चाहिए। मतलब प्रस्तावना का जो वेटेज है वो 8 से 10% तक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये प्रस्तावना या भूमिका हो गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मेन बॉडी की, ठीक है, प्रस्तावना या भूमिका। इसके बाद आती है मुख्य भाग। मुख्य भाग का जो वेटेज है वो 80% होना चाहिए। और इसके बाद बात आती है निष्कर्ष की। जैसे प्रस्तावना महत्वपूर्ण होती है उसी प्रकार से निष्कर्ष भी महत्वपूर्ण होता है, और इसका भी वेटेज 8 से 10% प्रश्न के अनुसार होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं कि पहले प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष, और इसको लिखने के उपरांत जैसे मैंने आपको बार बार बोला है उत्तर लेखन में कि भैया स्वमूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। जब किसी भी तथ्य का आप स्वमूल्यांकन करोगे ना, आप स्वयं से भी उसकी बहुत सारी कमियों को पकड़ सकते हो। तो स्वमूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और इसके बाद स्वमूल्यांकन करना है और आपका जो निबंध था वो तैयार हो जाएगा। अब हम उदाहरण के रूप में कुछ चीज़ें, कुछ बातें कर लेते हैं। इसके बाद हम, जैसे अभी हमने बताया, मान लो एक हम विषय लेते हैं, अभी विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था, तो मान लीजिए हमने एक विषय ले लिया कि भाई साइकिल पर निबंध। साइकिल को कहीं कहीं साइकिल बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं इसको साइकिल बोलते हैं, बात एक है। ठीक है। अब बात आ गई साइकिल या साइकिल की कि भाई इसी पर निबंध आपको लिखना है। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पता, मान लो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई इस पे हम लिखेंगे क्या, तो आपको कुछ अभी पैमाना बताया था ना, कब, कौन, कहाँ, कैसे। तो सबसे पहले यदि हम इसका अर्थ निकालें, कोई भी चीज़ जब हम चूज करते हैं तो हमें अर्थ उसका निकालने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम साइकिल को देखें तो सबसे पहले एक मशीनरी के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है। कहीं ना कहीं साइकिल एक मशीन के रूप में है। दूसरा अर्थ साइकिल का क्या निकलता है, यदि हम देखें तो साइकिल के रूप में जब हम बात करते हैं तो दूसरा अर्थ निकलता है चक्र। आप जानते होंगे चक्र, दूसरा अर्थ क्या निकलता है, चक्र।
तो दो चीज़ यहाँ से, दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है एक मशीन के रूप में, दूसरा निकल रहा है चक्र। अब जो चक्र है इसके भी बहुत सारे संदर्भ हैं, इसके भी बहुत सारे संदर्भ हैं। यदि आप सोचोगे क्या क्या संदर्भ निकल के आ रहे हैं, जैसे मौसम चक्र, मौसम चक्र आपने सुना होगा। मौसम चक्र के साथ साथ आपने सुना होगा जीवन चक्र, ठीक है, मौसम चक्र हो गया, जीवन चक्र हो गया, और इसी चक्र में दिन रात को आप रख सकते हो, ठीक है। और यदि थोड़ा सा ज़्यादा इसमें सोचें तो और भी कई सारी चीज़ें आपको निकल कर आ जाएंगी, जैसे समय चक्र आपका हो गया, ठीक है, जीवन चक्र वही बात हो गई, समय चक्र हो गया। यहाँ पे सिर्फ ये मतलब है कि ये जो साइकिल था इसका दो मतलब निकल रहा था, ठीक है। एक तो अर्थ निकल रहा था मशीन, और दूसरा चक्र के संदर्भ में निकल रहा था, और उसको यदि हम जोड़ते थे तो मौसम चक्र, जीवन चक्र, दिन रात, समय चक्र, और इसमें अलग अलग चीज़ों को फिर हम इसमें भी यदि हम जोड़ें तो बहुत सारे टॉपिक इसमें हम जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि भैया प्रारंभ कहाँ से करें, ठीक है, प्रारंभ कहाँ से करना है। अभी पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, अर्थ पता चल गया, अब इसको प्रारंभ कैसे करें, लिखना प्रारंभ कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जब भी हमें प्रयास ये करना है कि जब भी हम कोई निबंध लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी निबंध लिखने जा रहे हैं, तो जब उसकी शुरुआत हम करें ना, तो किसी कविता कहानी से, कोई पंक्ति हो वहाँ से कर सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कथन हो किसी महापुरुष का वहाँ से कर सकते हैं, कोई फिल्मी गीत हो वहाँ से कर सकते हैं, और किसी डेटा या रिपोर्ट से भी हम कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में साइकिल की जब हम बात करते हैं, साइकिल की हम बात करते हैं तो हमारी कई सारी, आप कह सकते हो बॉलीवुड की फिल्मों में इसके बारे में बात हुई है, इस तरह के गाने बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे एक आप जानते हैं कि एक कथन भी बोला गया है कि ज़िंदगी एक साइकिल चलाने के जैसे है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। आपकी जो तैयारी है वह भी एक साइकिल के जैसे है कि जितना आप पैडल मारते रहोगे, जितना आप पैडल करते रहोगे, आप आगे जाते रहोगे। यदि आप पैडल करना रोक देते हो तो वहीं पर रुक जाते हो। तो इसको विभिन्न संदर्भों में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के किसी भी कथन को उठाकर आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, और ऐसा भी कह सकते हो, मान लीजिए इसी कथन को ही लिखना है कि ज़िंदगी साइकिल चलाने के जैसे है, जिंदगी साइकिल चलाने के जैसे है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। अब इसी को लिखना है। अब आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा इस कथन का थोड़ा सा जोर पड़े, थोड़ा सा एग्जामिनर पर अलग प्रभाव पड़े, तो वहाँ पे आप जोड़ सकते हो कि महात्मा गांधी भी कहा करते थे, या जवाहरलाल नेहरू भी कहा करते थे, या स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे। उनके विचारों में ये बातें झलकती थी, उनके विचारों में ये बातें देखने को मिलती थी कि ज़िंदगी साइकिल चलाने के जैसे है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलना पड़ता है। अब जब आपने जोड़ दिया कि महात्मा गांधी के विचारों में, महात्मा गांधी भी ऐसा सोचते थे, महात्मा गांधी भी ऐसा करते थे, स्वामी विवेकानंद जी भी ऐसा करते थे, तो उसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं ना, इस सेंटेंस का, इन दो पंक्तियों का जो एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा वो सामान्य पंक्तियों से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना है, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, ठीक है, इस प्रकार के जो भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने हर अच्छी बातें कह रखी। जैसे महात्मा गांधी, किसी भी मुद्दे पर आपको निबंध लिखने को आ जाए, आप उसको महात्मा गांधी से जोड़ सकते हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो कोई राजनीतिक मुद्दा हो, मतलब हर सामाजिक मुद्दे से लेकर राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दे पर महात्मा गांधी ने अपने विचार दिए ही दिए हैं। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद को भी आप जोड़ सकते हो, उनके भी विचार पर्यावरणीय मुद्दे से लेकर के हर मुद्दे पर देखने को मिलता है। तो कहीं
ना कहीं हमें प्रयास ये करना चाहिए और करना है कि जब भी हम कोई निबंध लिखें तो कुछ अच्छा कथन यदि हमें याद आता है, ठीक है, भले ही हमें नहीं पता किसका, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी भी इससे सहमत थे, महात्मा गांधी भी इस कथन से सहमत थे, या विवेकानंद जी भी इस कथन से सहमत थे। इस प्रकार का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हो गई, और एक कथन आपको देखने को मिलता है, साइकिल के घंटी की आवाज़ जब कानों में पड़ती है। कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है, साइकिल की घंटी की आवाज़ जब कानों में पड़ती है, मुड़कर देखता हूँ और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो इस प्रकार के कथनों से आप शुरुआत कर सकते हो, और जब इस प्रकार के कथनों से आप शुरुआत करते हो तब आपका जो प्रभाव है एग्जामिनर पर वो अलग पड़ता है, ठीक है। सामान्य तौर पे ऐसा बहुत कम लोग लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि जैसे हमने देखा कि भाई साइकिल क्या है, हमने देखा मशीन के रूप में हम देखते हैं, साइकिल का मतलब हम चक्र भी समझते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि साइकिल कौन, एक एक करके जैसे हम देखें कि साइकिल क्या है। साइकिल क्या है तो दो चीज़ें निकल के आती हैं कि भाई ये मशीन भी है एक, और साइकिल का मतलब चक्र भी होता है, ठीक है। अब क्या के बाद दूसरा जैसे हमने समझा, भाई साइकिल कौन, साइकिल कौन है, तो साइकिल कौन है यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि यात्रा के एक साधन के रूप में है। साइकिल क्या है, यात्रा का एक साधन है, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में पर्यावरण अनुकूल है, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में इसका लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। साइकिल कब, जब आप क्या देख लिया, कौन देख लिया, आप कब पर जब साइकिल को रखोगे कि भाई साइकिल कब, तो साइकिल का आविष्कार कब हुआ या साइकिल की शुरुआत कब हुई उसके बारे में आप बता सकते हो, या साइकिल का उपयोग कब किया जाता है उसमें भी आप बता सकते हो कि आज के समय में महंगाई से भी इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। अब बात आती है साइकिल कहाँ, यदि मशीन के रूप में हम साइकिल को देख रहे हैं तो साइकिल कहाँ, साइकिल भैया आज के समय में पूरे विश्व में देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि जो विकसित देश हैं, यूरोपीय देशों में साइकिल का जो चलन है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो पूरे विश्व में है, आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, उससे जोड़कर इसको आप देख सकते हो। तो कब, कहाँ, कौन, ये तो हमने देख लिया। अब फिर बात आती है साइकिल कैसे, तो आविष्कार इसका कैसे हुआ, किसने आविष्कार किया, उसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था जिसके माध्यम से हमने समझ लिया। अब एक अन्य चीज मैं आपको बता देता हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए साइकिल पर एक बात समझना है इसको, ठीक है। मान लीजिए साइकिल पर आपको निबंध दे दिया गया, ठीक है, साइकिल पर आपको निबंध दे दिया गया, और ये बहुत ज़रूरी बात है, ठीक है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा, और यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप आसान बना सकते हो। मान लीजिए आपको निबंध साइकिल पर दे दिया गया और आपको इसकी जानकारी नहीं थी, एक छोटा सा विषय लिया समझाने के लिए, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी कि साइकिल पर निबंध दिया जा सकता है या पूछा जा सकता है, और आपको किसी ने बताया था कि जो निबंध होगा, आपके मान लीजिए किसी अध्यापक ने बताया था कि जो निबंध होगा भैया वो स्कूल पे दिया जा सकता है, ठीक है, साइकिल पर नहीं आएगा बल्कि स्कूल पे दिया जा सकता है, अध्यापक पर दिया जा सकता है, समाज सेवा पर दिया जा सकता है, ठीक है। अध्यापक हो गए, स्कूल हो गए, समाज सेवा हो गए, या चिड़ियाघर हो गया, इस पर दिया जा सकता है, ठीक है। और आपने तैयार क्या किया, आपने क्या तैयार किया है, स्कूल पर निबंध तैयार किया है, अध्यापक पर निबंध तैयार किया है, समाज सेवा पर तैयार किया है, और चिड़ियाघर पर तैयार किया, क्योंकि भैया सीमित है, आपका भी जो कैचिंग पावर है वो सीमित है। आपने ये 4 विषय खूब अच्छे से रट के आप गए, खूब अच्छे से तैयारी करके गए, और निबंध पूछ लिया गया साइकिल पर। निबंध किस पे पूछ लिया गया, साइकिल पर। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यदि मान लो साइकिल पे निबंध पूछ लिया गया तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपने निबंध कौन कौन सा तैयार किया है, स्कूल, अध्यापक, समाज सेवा और चिड़ियाघर। अब प्रयास क्या करना है, तनाव में नहीं आना है, ठीक है, तनाव में नहीं आना है, हमें प्रयास करना है कि जो हमने तैयार किया है,
जो विषय हमने तैयार किया है उसमें इसको हम कैसे जोड़ सकें, इसके लिए थोड़ी सी चतुराई आपको करनी है। मान लीजिए साइकिल पर आ गया निबंध और आपको साइकिल पर कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो आप ऐसे उदाहरण के तौर पे बता सकते हो कि भाई आप साइकिल से एक यात्रा का आपने प्लान बनाया, आपने किसी भी दिन, और दिन भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि सोमवार को आपने घर से 50 किलोमीटर दूरी की एक यात्रा का प्लान बनाया, ठीक है। आप घर से कुछ ही दूर पर निकले थे, आप घर से मात्र कुछ किलोमीटर चले थे कि आपकी जो साइकिल थी वो हो गई पंचर, ठीक है। साइकिल पर निबंध था, आप घर से निकले, कुछ दूर तक आप चले और आपकी साइकिल हो गई पंचर या साइकिल हो गई खराब या कोई तकनीकी खराबी उसमें आ गई। अब अगर साइकिल खराब हो गई तो अब क्या होगा, और इसमें यह भी जोड़ सकते हो आप, तो थोड़ा सा और आपका हो जाएगा कि आपने 50 किलोमीटर गंतव्य के लिए यात्रा शुरू की और इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी था, क्योंकि आप साइकिल चला के जा रहे हो, साइकिलिंग के प्रति लोगों का जो रुझान है उसको बढ़ाना भी था, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना भी था। यह भी आपका मोटिव था, यह भी आपका उद्देश्य था। आप आगे बढ़े, लेकिन जब आप आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलता है कि घर से कुछ दूरी चलने के बाद आपकी जो साइकिल थी वो हो गई पंचर, और जब पंचर हो गई तो आपने देखा कि पास में ही एक स्कूल है और स्कूल के पास एक पंचर की दुकान है, ठीक है। आप स्कूल के पास गए, उस पंचर की दुकान पर गए, आपने वहाँ पर साइकिल दिया और दुकानदार ने आपसे कहा कि भैया ऐसा है कि हमारे पास पहले से कई सारे काम हैं, कई सारे कार्य हैं और आपकी साइकिल बनने में 2 घंटे का समय लगेगा। मान लो दुकानदार ने कहा 2 घंटे का समय लगेगा। अब सोचना है, क्योंकि निबंध तो लिखना था आपको साइकिल पर, साइकिल हो गई आपकी पंचर और साइकिल तैयार भी नहीं थी, वैसे भी पंचर हो जाती। तो अब आपका तैयार था स्कूल, तो आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, अपने मुद्दे को कहाँ पे लेके चले गए आप, अपने मनपसंद वाले मुद्दे पर कि भैया स्कूल आपने तैयार किया था, स्कूल। अब आपने बताया एग्जामिनर को, अपने निबंध में बताया कि पंचर वाले ने बताया कि 2 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता, साइकिलिंग को लेकर जागरूकता का प्रसार भी था, पर्यावरण को लेकर जागरूकता का प्रसार भी था। इसलिए आपने सोचा कि इस 2 घंटे को बैठे बैठे बर्बाद ना किया जाए, बल्कि स्कूल में जाकर प्रयास करना चाहिए कि बच्चों के सामने एक लेक्चर देने का मौका मिल जाए, जिससे पर्यावरणीय मुद्दों पर बच्चों को जागरूक किया जा सके। अब आप क्या किए कि साइकिल वाली दुकान से उठकर संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य के पास गए, वहाँ पर आपने अपनी बात को रखा और उन्होंने आपकी बात से सहमति जताई और आपके लिए एक सेशन का उन्होंने आयोजन कर दिया। अब सेशन का आयोजन हो गया तो वहाँ पे आपने पर्यावरणीय मुद्दे पर सारी बात रखी, साइकिल किस प्रकार से पर्यावरणीय मुद्दे में मदद करती है, किस प्रकार से इको फ्रेंडली है, उन सबको लेकर के आपने बात की वहाँ पे। अब क्योंकि आपको अध्यापक वाला भी निबंध तैयार था, तो यहीं पर जब आप संबोधित कर रहे हैं बच्चों को, तो वहीं पर अध्यापक वाली कुछ पंक्तियों को लिख सकते हैं कि भाई जब बच्चों को संबोधन के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, इस तरह का व्यक्तित्व वहाँ पे दिखाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने लिख दिया, ठीक है। और जब आपने सारी चीज़ें लिख दी, जानकारी आपने कर ली, जो स्कूल और अध्यापक का आपका तैयार था, उस कंटेंट को आपने साइकिल के इस एस्से में पेस्ट कर दिया बहुत ही चतुराई पूर्वक। फिर आप बताते हैं लास्ट में कि इसके बाद जब हमारा सेशन समाप्त हुआ तब मैं वापस दुकान पे आया और साइकिल हमारी बन चुकी थी और उसके बाद पुनः मैंने अपने बाकी बचे हुए गंतव्य के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। अब कोई एग्जामिनर यदि होगा तो उसको गलत कैसे काट सकता है, नहीं काट सकता ना गलत। आपने साइकिल की यात्रा की बात की थी, आपने रियल घटनाक्रम अपने से जोड़ के एक घटनाक्रम को वहाँ पे प्रस्तुत किया, तो एग्जामिनर उसको गलत नहीं काट सकता, कोई भी उसको गलत नहीं काट सकता, ये कंटेंट आपका सही रहेगा। तो यह भी हमें सीखने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं ना, अभी तक हम गलती क्या करते हैं, अभी तक गलती हम ये करते हैं कि जैसे जब हम लिखते हैं ना कि मान लीजिए साइकिल पे हमने निबंध लिखने को आ गया, तो हम सीधा शुरू कर देते हैं साइकिल ए साइकिल ओ,
ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। मैंने बोला कि प्रस्तावना सबसे आकर्षक होनी चाहिए। अब साइकिल पर यदि आप निबंध लिख रहे हो तो साइकिल पर लिख रहे इस निबंध को और बेहतर बनाने के लिए, प्रस्तावना को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कह सकते हो? आप बता सकते हो कि पूरे विश्व में वर्तमान समय में, पूरे विश्व में या पूरा विश्व वर्तमान समय में बहुत सारी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, ठीक है, और जिस समस्या ने लोगों को, संपूर्ण विश्व को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उन समस्याओं में से एक है आज की पर्यावरणीय समस्या, आज की पर्यावरणीय समस्या। और वहाँ पे आप बताओगे कि भाई पर्यावरणीय समस्या के निदान के लिए या पर्यावरणीय समस्या के दिन प्रतिदिन बढ़ने के पीछे, क्योंकि पर्यावरणीय समस्या सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, और पर्यावरणीय समस्याओं के दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण, बढ़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में मोटर वाहनों का अत्यधिक प्रयोग है, ठीक है। अब आप मोटर वाहन पे आ गए, मोटर वाहन मतलब पॉल्यूशन पे आ गए और अन्य चीज़ों पे आ गए, और जब आप मोटर वाहन पे आ गए तो वहीं पर आप जोड़ के लिख सकते हो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मोटर वाहनों के प्रयोग के कारण जिस प्रकार से ये पर्यावरणीय समस्या मुंह उठाए खड़ी है, इसके निदान के कारक के रूप में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि हम सभी, संपूर्ण विश्व एक साथ मिलकर के जहां पर आवश्यक ना हो वहां पर मोटर वाहनों के कम प्रयोग किए जाएं और साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए। जब आप इस तरह से शुरुआत करते हो ना, तब जाके एग्जामिनर पर फर्क पड़ता है कि आपने साइकिलिंग की समस्या को विश्व की ज्वलंत समस्याओं से जोड़ दिया, विश्व की सबसे ज्वलंत समस्याओं से जोड़कर आपने लिखना प्रारंभ किया, तब जाकर आपको उसका लाभ मिलता है। यदि आप ऐसे शुरू कर दे, साइकिल एक बेहतर परिवहन का एक बेहतर साधन है, इको फ्रेंडली है, तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसी तरह से जैसे हमने बताया कि यदि मान लीजिए आपने लिखा, ठीक है, आपने साइकिल पर निबंध लिखा और साइकिल पर आपका तैयार नहीं था, आप स्कूल और अध्यापक का सहारा लेकर आपने कंप्लीट किया। आप इसी तरह से चाहते तो समाज सेवा और चिड़ियाघर को भी जोड़ सकते थे, भैया जहाँ साइकिल खराब हुई वहीं बगल में चिड़ियाघर था, ठीक है। या आप जा रहे थे रास्ते में, किसी स्थान पर रुककर आपने कुछ खाने का या कुछ देखने का प्लान बनाया, तो बाद में आपकी साइकिल चोरी हो गई, और जब साइकिल चोरी हो गई तो आप बड़े उदास हो गए। फिर आपने सोचा चलिए इस तरह उदास बैठने से क्या है, बगल में चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर ही घूम लेते हैं, और फिर आपने चिड़ियाघर के बारे में लिख दिया क्योंकि चिड़ियाघर आपका पहले से तैयार है। तो इस तरह से तोड़ मरोड़ करना सीखना पड़ेगा। अब यदि बात आती है कि मान लीजिए आपने स्कूल और अध्यापक पर लिख दिया और उसके बाद भी आपको लगता है कि भैया जो 700 से 800 शब्द होने चाहिए वो अभी कम पड़ रहे हैं, ठीक है, इतना लिखने के बावजूद भी 700 से 800 शब्द जो होने चाहिए वो कम पड़ रहे हैं। अब अगर 700 से 800 शब्द जो कम पड़ रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, तो हमें निगेटिव में चले जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे आप लिख रहे हो, मान लीजिए भारत के गांव में अभी भी लोग मोटरसाइकिल, कार और अन्य साधनों के बजाय साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। आप सीधा ये नहीं लिख रहे हो कि भारत के गांव में साइकिल का बहुता प्रयोग किया जाता है, आप थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो क्योंकि आपको पंक्तियों को बढ़ाना है। तो आपने लिखा कि भारत के गांव में अभी भी लोग मोटर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बजाय साइकिल का प्रयोग करते नजर आते हैं या साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। तो जहां जो पंक्ति आपकी एक लाइन में समाप्त होने वाली थी उसको आपने बढ़ाकर 2 से 3 पंक्ति कर दिया। तो जब कभी शब्द हमारे कम पड़ते हैं ना, तो इस तरह से भी हमें करना पड़ता है, निगेटिव जाकर उसको घुमाकर, अपनी बातों को घुमाकर लिखना चाहिए। अब इसको कोई गलत नहीं काट सकता, ठीक है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता क्योंकि इसमें कुछ भी आपने गलत नहीं बताया है। अब बात आती है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। हमें जब हम निबंध लिख रहे होते हैं ना, तो कभी भी अतिवादी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी अतिवादी नहीं होना चाहिए, कभी भी अतिवादी नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो हमने कोई निबंध ऐसा लिखा आतंकवाद पे, ठीक है, आतंकवाद पे निबंध हमने लिखा। अब आतंकवाद पे निबंध 2 प्रकार से लोग लिखेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि अतिवादी हो जाए, भावनाओं में बह जाएं और लिख दे कि ये समस्या तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, आज़ादी के बाद से लगातार चली आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं
अतिवादी विचारधारा है और इससे आपको नुकसान हो जाएगा और इस तरह के निबंध नहीं लिखने चाहते। अब जो मध्यम मार्ग अपनाएगा वो क्या लिखेगा कि भाई आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या, वर्तमान समय की ज्वलंत समस्याओं में से एक है, हम इसको समाप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के ये कदम उठाए जाने चाहिए, ये सुधार करने की आवश्यकता है। अब ये जो कंटेंट है ये बेहतर माना जाएगा, ना कि जो आपने पहले लिखा कि आज़ादी के समय से चली आ रही है और इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ठीक है। तो इस तरह के परेशान नहीं होना, हमें क्या करना है कि ना तो उसके पक्ष में लिखना है ना तो उसके विपक्ष में लिखना है, हमें मध्यम मार्गी बनना है, ठीक है। मतलब मध्यम मार्गी बनना है और सरकार के विचारों के साथ अपने विचार रखने, मतलब सरकार के विचारों पर जो आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके विचारों से अपने आप को सहमत रखना है, ठीक है, क्योंकि सरकार के विचारों से ही आपको सहमत रहना है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि कई बार क्या होता है कि हम लिखते हैं एक ही शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, जैसे हमने कहीं लिखा इसका तात्पर्य यह है कि, फिर हमने रिपीट कर दिया आतंकवाद का तात्पर्य यह है कि, ठीक है। तो एक शब्द रिपीट नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमें प्रयास करना है कि एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मतलब की यदि हम बात कर लें तो मतलब का मीनिंग क्या होता है, अर्थ होता है। मतलब के स्थान पे हम अर्थ का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब के स्थान पे हम तात्पर्य का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब के स्थान पे हम अभिप्राय का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आवश्यक है कि एक शब्द का प्रयोग करना, मान लीजिए हमारी व्यवस्था है कि बिना उस शब्द के प्रयोग से हमारा कंटेंट पूरा नहीं होगा, तो यदि हमें लगातार 5 लाइन में उसी शब्द का प्रयोग करना है तो कभी हम अर्थ का प्रयोग कर लिया, कभी हमने तात्पर्य का प्रयोग कर लिया, कभी हमने मतलब का प्रयोग कर लिया और कभी हमने अभिप्राय का प्रयोग कर लिया, और इस प्रकार से हमारा जो कंटेंट होगा वो बेहतर होगा, पढ़ने में भी सुविधाजनक होगा और इससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब एक ज्वलंत मुद्दा जो हमारा है आज के समय में देखने को मिलता है, जैसे है भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। अब जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार पे हम लिखते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया, या आप कह लीजिए महिला सशक्तिकरण हो गया, मतलब सामाजिक मुद्दा जो भी है, ठीक है, राजनीतिक मुद्दा भी जो भी है, उससे हम कुछ हमारी ऐसी कविताएं हैं, कुछ पंक्तियां हैं जिससे हम जोड़ सकते हैं। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलिस्तां हमारा, ठीक है। अब इसमें यदि आप देखोगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा। अब ये जो पंक्ति है ना, इसका प्रयोग आप भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर भी कर सकते हो, महिला सशक्तिकरण या महिलाओं से संबंधित कोई भी मुद्दा है, महिलाओं पर हो रहे अपराधों से संबंधित कोई मुद्दा है, तो आप यहाँ से इस पंक्ति का शुरुआत कर सकते हो। जैसे एक पंक्ति हम और अक्सर सुनते हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इसका प्रयोग हम कई संदर्भों में कर सकते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार पे भी कर सकते हैं, आतंकवाद पे भी कर सकते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर भी कर सकते हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर से संबंधित मुद्दों पर कर सकते हैं, ठीक है, आरक्षण पर कर सकते हैं। तो बहुत जगहों पर हम इसी एक लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अर्थ को बताते हुए हम फिर संबंधित मुद्दों पर जा सकते हैं और इससे हमें बेहतर लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे हमारा जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, इसका भी प्रयोग हम अपने निबंध में कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला 4-5 सेक्टर मैंने आपको बताए, इन सभी सेक्टरों में इस लाइन को, हमारे राष्ट्रगान के इस लाइन को ना वो पेस्ट किया जा सकता है और उससे बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि महिला से संबंधित कोई मुद्दा है वहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई राजनीतिक मुद्दा है वहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को आपको मिलते हैं। जैसे भ्रष्टाचार की हम बात कर लें, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं
और जब हम यह देखते हैं, जब हम अपने देश पर ध्यान देते हैं तो हर जगह हमें कठिनाइयाँ और कष्ट देखने को मिलता है। और इन कठिनाइयों और कष्ट में जो एक सबसे ज्वलंत, जो देश के प्रमुख ज्वलंत मुद्दों में एक है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आरक्षण हो, इनको भी जोड़कर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं उसको हमें ध्यान में रख कर नोट डाउन करके रखना है। कम से कम हमारे पास 100 से 150 इस प्रकार की प्रमुख पंक्तियां होनी चाहिए, जिसका प्रयोग हम एक से अधिक प्रकार के निबंधों में कर सकें और इससे अपने निबंध को हम बेहतर बना सकें। जैसे हम बाढ़ की बात करें तो आप जानते हैं ना, बाढ़ में भी हम, बाढ़ जैसे निबंध में भी हम लाए हैं इस देश, तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हो, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जहां से हिंदुस्तान, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं हमारी जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये कब हमें समझ में आएगा? जब हम रेगुलर अभ्यास करेंगे चीज़ों को, तब हम समझ पाएंगे कि कहाँ पर किस पंक्ति को पेस्ट किया जाता है, कहाँ पर किस पंक्ति से शुरुआत की जा सकती है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, और अगला जो सेशन हमारा होगा उसमें हम और डिटेल से चीज़ों को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, कुछ मुद्दों को लेकर ही चलेंगे। आज का जो ये सेशन था इसमें विशेष रूप से बेसिक जानकारी थी कि भाई निबंध है क्या, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हमें इसको आगे लेकर के चलना है। और सेशन यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।